कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार। कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो हमारा दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, उसका ये आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले का जो वीडियो हमने काफी समय पहले पोस्ट कर दिया था, समय के अभाव में इसका दूसरा वीडियो थोड़ा लेट बना है। तो शुरू करते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य। तो मगध जो 16 महाजनपद में प्रथम था, यानी 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली था, उसका जो उदय हुआ वो मौर्य साम्राज्य में इसका उदय हुआ। और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासन मगध में स्थापित हुआ। ठीक है। और ये जो साम्राज्य था ये पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। और जो इनके चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे अशोक, उन्हें आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है, जिन्होंने कलिंग, जो इस समय आधुनिक उड़ीसा राज्य में पड़ता है, वहां पर विजय प्राप्त की थी। तो जो मगध के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें हम अशोक, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे और मौर्यकालीन जो प्रशासन था, जो इनका साम्राज्य था, उसका प्रशासन ये लोग किस तरीके से करते थे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्सर बोर्ड परीक्षा में मौर्यकालीन जो प्रांतीय प्रशासन है उसके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम सम्राट अशोक के बारे में और प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम सम्राट अशोक के बारे में बात करते हैं। आपकी किताब में इस बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, इसलिए मैंने अपने अलग से कुछ नोट्स बनाए हैं, जिससे मैं आपको बताता हूं मौर्य साम्राज्य के बारे में। नोट्स हैं, तो इस नोट्स जो मैंने बनाए हैं इसको मैं पढ़ रहा हूं, इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। जो मगध था ये प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, ये मैंने आपको बता दिया है। जो आधुनिक पटना और गया जिला इसमें शामिल है, यानी कि बिहार में है, बिहार में था ये। आजकल ये जो महाजनपद था ये आधुनिक पटना जो राज्य है, जो राजधानी है बिहार की, और गया जिला, वहां पर इनका ये मगध का जो मगध मौर्यकालीन साम्राज्य था वो यहाँ शामिल थे, उस पटना और गया जिले में। इनकी राजधानी गिरिव्रज पाटलिपुत्र थी। इसका एक नाम पाटलिपुत्र भी था और दूसरा नाम गिरिवज्र, और आधुनिक नाम इसका, अभी आप बिहार में अगर कभी जाने का मौका मिलेगा तो ये पाटलिपुत्र से नाम चेंज होकर आजकल हो गया है राजगीर। राजगीर की पहाड़ियां, वहां पहाड़ी भी है। और भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रसिद्ध राजा थे। ठीक। जो मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है, और अभियान चिंतामणि के अनुसार मगध को कीकट भी कहा जाता था या कहा गया है। उस समय मगध को कीकट भी कहा गया है। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अब मगध सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो यह गौरवमयी इतिहास और राजनीतिक एवं धार्मिकता का विश्व केंद्र बन गया था। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। यहाँ मैंने आपको बताया पाटलिपुत्र, उसमें कंफ्यूज मत होना। प्राचीन जो राजधानी थी वो राजगृह थी
जो 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। बाद में कालांतर में यानी बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। तो यहाँ जो राजा थे सर्वप्रथम वृहदत्त के राजा थे, लेकिन मगध शक्तिशाली कब हुआ? जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश की यहाँ स्थापना हुई। इन्होंने जब अपना शासन स्थापित किया तो ये धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया। इसके बारे में भी हम अगर आप कहेंगे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट लिखिए कि आपको ये शक्तिशाली कैसे हुआ, या मौर्यकालीन जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने उस समय की परिस्थितियां क्या थी। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि सर आप इस पर एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए इसमें एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी केवल उतने ही नोट्स दिए हैं जितनी कक्षा 12 में किताबों में जो किताब है, जो कोर्स है उसमें आता है। तो अगर आपको इससे कुछ अलग देखना है, एक्स्ट्रा और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो मगध राज्य का जो तत्कालीन शक्तिशाली राज्य था, मगध राज्य ने उस समय के जो शक्तिशाली राज्य थे कौशल, वत्स और अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। यानी कि युद्ध हुआ, युद्ध करने के बाद मगध ने इन तीनों को हराया और इसको अपने में मिला लिया। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। ठीक है, ये तो मगध के बारे में कुछ कम शब्दों में जानकारी थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मगध की जो स्थापना थी, मगध चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ का जो प्रांतीय प्रशासन था, जो साम्राज्य का प्रशासन था, उसका विस्तार किया। उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद बिंदुसार के जो थे काफी सारे पुत्र थे। अशोक इन्हीं का पुत्र था, बिंदुसार का पुत्र था। तो बिंदुसार के शासनकाल में अवंती के जो उपराजा थे वो अशोक थे। बाद में अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर मगध की राजगद्दी को हासिल किया। तो ये प्रश्न हमेशा आप कंपटीशन में जब एग्जाम देंगे तो इस पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक अपने कितने भाइयों का वध करके राजगद्दी पर बैठा। तो उसको आप भूलिएगा मत, अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजगद्दी पे बैठा। कहाँ की? मगध की। अब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म इन्होंने कैसे अपनाया? तो अभी कलिंग के युद्ध के बारे में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, जो उड़ीसा में है कलिंग जगह। तो अशोक ने अपने 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 ईसा पूर्व में उन्होंने विधिवत अभिषेक हुआ। आक्रमण किया 61 में। बाद में इन्होंने अपने जो अभिषेक किया वो उस युद्ध के 8 वर्ष बाद विधिवत राजगद्दी में बैठने के लिए उन्होंने अपना अभिषेक किया। इनका जो 13वां शिलालेख था उसके अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए और 1 लाख लोगों की निर्मम हत्या हुई उस समय। तो जब सम्राट अशोक इस युद्ध के बाद रणभूमि में गए तो उन्होंने वहां भारी नरसंहार को जिससे द्रवित होकर अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार का मार्ग अपना लिया या प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उसका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उसने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग शुरू हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को जब ये युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद जब इन्होंने यहाँ जो भारी नरसंहार हुआ था उसको देखा तो इनका हृदय में परिवर्तन हुआ, जिसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और धम्म का युग शुरू हुआ।
सिहली अनुश्रुतियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तत्पश्चात मोगाली पुत्र निस्य के प्रभाव में वह पूर्णतः बौद्ध हो गया। दिव्य दान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की, जिसके पश्चात अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी गांव को कर मुक्त घोषित कर दिया। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि जहाँ पर दो गांव आए थे अशोक और सम्राट अशोक ने जहाँ यात्रा की, पहला था बोध गया और दूसरा था लुम्बिनी। तो आपको कमेंट के माध्यम से अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप मुझे बताएं कि बोध गया और लुम्बिनी से भगवान गौतम बुद्ध का क्या संबंध है। फिर मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत इजी प्रश्न है और काफी बार पूछा भी जाता है, तो थोड़ा सा ये आप इसमें आपको आसानी से इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक एवं बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। ये एक पॉइंट आ गया। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिस्या ने की। इसी में अभिधम्म पिटक की रचना हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था। दिव्यदान में उनकी एक पत्नी का नाम तिस्या मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुणावती है। दिव्यदान में अशोक के दो भाइयों सुसीम और विक्ताशोक का नाम का भी उल्लेख है। जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, उन्होंने अशोक की तुलना विश्व इतिहास के जो कॉन्स्टेंटाइन थे, एटोनियस, अकबर, सेंट पॉल, नेपोलियन, सीजर के साथ की। यानी कि इन राजाओं की तरह इनकी तरह अशोक भी प्रसिद्ध थे। अशोक ने अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट हैं। H.G. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्मा आदि के भी प्रकाशवान है और आकाश में प्राय एकाकी तारा की तरह चमकता है। ये इतिहासकार H.G. वेल्स ने सम्राट अशोक के बारे में कहा था। अब अशोक ने जो बौद्ध धर्म था इसका प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया, उस पर हम नजर डालते हैं। तो इसका भी एक प्रश्न आएगा कि अशोक ने किस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो आप लिख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की, धर्म महापात्राओं की नियुक्ति की, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रावण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकाचारिता के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार को प्रचारक भेजना आदि। तो इस तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो यात्रा इन्होंने कहाँ की, मैंने आपको बता दिया था कि 10 वर्ष में इन्होंने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की थी। उसके बाद इन्होंने लुम्बिनी की 20वें वर्ष लुम्बिनी की गांव की यात्रा की। बाद में नेपाल के तराई में स्थित निकलीवा में उन्होंने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभलेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्यष्टु, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। यानी कि किसको, 3 जो उन्होंने अपने अधिकारी नियुक्त किए वो थे व्यष्टु, रज्जुक और प्रादेशिक।
अपने 13वें वर्ष में इन्होंने बौद्ध प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया जिसे धर्म महापात्र कहा जाता है। तो 1 नंबर का प्रश्न आता है कि धर्म महापात्र किसे कहा जाता है, तो आप लिख देंगे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया जिसे धर्म महापात्र। अभी वीडियो 18 मिनट का हो चुका है, इसलिए अशोक के जो शिलालेख, लघु शिलालेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख है, इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस नोट्स के अनुसार अशोक के बारे में केवल इतना ही। अब थोड़ा सा आपकी जो किताब है, किताब का रुख करते हैं। तो भाषाएं और लिपियां, तो अशोक के बारे में, अशोक ने जो अपने लेख लिखे थे, अभिलेख थे, गुहा लेख थे, स्तंभ लेख थे, उनको किन भाषाओं में लिखा? तो अशोक ने अपने अधिकांश जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में लिखा था, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में है। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए। अरमेक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में सम्राट अशोक ने किया है। अब मौर्य वंश के बारे में ज्यादा जानकारी कहां से प्राप्त होती है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जो कौटिल्य थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, और जो मौर्य वंश की स्थापना थी, इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये कौटिल्य जो थे, इनको चाणक्य भी कहा जाता है, इनका नाम, दूसरा नाम, उपनाम चाणक्य भी था। ये तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। तो जो इनका पुरातात्विक प्रमाण है मौर्य वंश का, इसमें विशेषता मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी सिद्ध हुई है, जैसे चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मैगस्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ ही अंश उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वो है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। साथ ही जो मौर्य शासक हैं, इनका उल्लेख जो है परिवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों, संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। इसके अलावा जो इसके बारे में जानकारी है, जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, वह है पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख, जो प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। तो वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, तो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी इससे आगे की जो जानकारी है उसको हम आने वाले समय पे कल मैं आपके लिए दूसरा जो वीडियो पोस्ट करूंगा उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक पर लगातार बात करते जाएंगे तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं अपने कल दूसरे वीडियो में। और हाँ, आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ में कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कुछ टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसके बारे में भी आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।